जनता ने कहा प्रधानमंत्री जी कम से कम मणिपुर चले जाइए, लेकिन प्रधानमंत्री जी संसद से ही चले गए। जनता ने कहा स्मृति ईरानी जी कुछ तो बोलिए मणिपुर की महिलाओं के साथ जो हुआ उस पर, चुप्पी तोड़िए, लेकिन उन्होंने तो चिल्ला चिल्लाकर माइक ही तोड़ दिया। देखा होगा आप सबने वो भाषण जो उन्होंने कल संसद में दिया, और कोई भी कमज़ोर दिल का व्यक्ति जो हार्ट पेशेंट है वो इस भाषण को आवाज़ के साथ तो बिल्कुल नहीं सुन सकता। नमस्कार, मैं हूं सुजाता और स्वागत है आपका TCH पर मेरी शो फेमिनिज्म वाला F में। कौन है स्मृति ईरानी मैं जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि उनको इतना गुस्सा क्यों आता है। क्या वजह है कि जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है वो इस कदर परेशान हो जाती हैं, इस कदर बौखला जाती हैं कि सवालों का जवाब देने की बजाय, अपनी जिम्मेदारी को समझने की बजाय वो चिल्लाने लगती हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि उनका वो पॉलिटिकल करियर क्या है जिसने उन्हें आज यहाँ तक पहुँचाया है। 2010 से 2013 तक स्मृति ईरानी भाजपा की महिला मोर्चा पार्टी की जो महिला शाखा है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही थीं। 2019 के चुनावों में उन्होंने विपक्षी नेता राहुल गांधी, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष भी थे, उन्हें हराकर अमेठी निर्वाचन क्षेत्र जीता था। 2019 से स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं और 2022 से अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री भी हैं, और कहा जाए पद संभालने वाली वे पहली गैर मुस्लिम भी हैं। 2014 से 2016 तक उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में काम किया और फिर उसके बाद 2016 से 2021 तक कपड़ा मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री 2017 से 2018 काम किया उन्होंने। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे मंत्रालय में सबसे कम उम्र की वो मंत्री रह गई थीं। उनकी मां जनसंघ से जुड़ी थी, दादा भी RSS से जुड़े थे। 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने एक कॉन्वेंट स्कूल से की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से BCom फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने के बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की। 2001 में उन्होंने एक पारसी बिजनेसमैन जुबिन ईरानी से शादी की। टीवी पर एक्टिंग कर रही थीं, मॉडलिंग कर रही थीं। सास भी कभी बहू थी, एकता कपूर का एक सीरियल, उसी से वो पहचान उनकी बनी जो लंबे समय तक कायम रही। 2003 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। पॉलिटिक्स करती रहीं, चुनाव भी हारती रहीं। कपिल सिब्बल से चांदनी चौक से हारी 2004 में। 2004 में भाजपा की हार के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी जिम्मेदार ठहराया और ये भी कहा कि जब तक मोदी इस्तीफा नहीं देंगे मैं आमरण अनशन करूंगी। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो बनी ही। फाइनली 2011 में गुजरात से राज्यसभा में प्रवेश कर गईं। 2014 में फिर राहुल गांधी के खिलाफ लड़ीं। उन्हें MHRD मिनिस्ट्री दी गई। इसी कार्यकाल में रोहित वेमुला की आत्महत्या से देश फिर दहल उठा और बात संसद में पहुंची। आपको याद होगा देश के सामने एक महत्वपूर्ण मंत्रालय की मंत्री के रूप में उनकी ये पहली बड़ी जवाबदेही थी और उसकी क्या भाषा थी। सवाल पूछने पर वो भड़क उठी थीं। उन्हें लगा उनसे जवाबदेही तलब करने का मतलब है कि उन्हें जो कुछ मिला हुआ है वह उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। मुझसे अमेठी का बदला लिया जा रहा है, सर काट कर रख दूंगी, इस तरह की भाषा उन्होंने संसद में अपनाई और मायावती जी के साथ उनकी एक बहस भी हुई। ईरानी जी का ये रूप देखकर सब दंग थे, जैसे कोई गुस्से के मारे फट पड़े। ये अजीब था कि स्मृति हर बात को पर्सनली ले रही थी। खैर, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के शासनकाल की शुरुआत थी। ईरानी की शिक्षा को लेकर और उन्हें शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपने को लेकर जो आलोचनाएं चल रही थीं, उनका यथार्थ सबने देख लिया था। मंत्रालय बदल दिया गया और उन्हें कपड़ा मंत्री बना दिया गया। अब 2019 आया और ईरानी जी ने राहुल गांधी, जो तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्हें हराया और माना कि ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत है जिसके लिए वो काफ़ी समय से प्रयास कर रही थीं। इसने उनके अहंकार को भी चरम सीमा पर पहुंचा दिया।
2003 से महत्व पाने का जो संघर्ष चल रहा था वह आखिरकार पूरा हुआ और ईरानी जी अपने महत्व को साबित कर पाईं। लेकिन जीत और उपलब्धियों ने उन्हें विनीत, विनम्र, बड़ा नहीं बनाया। उनकी असुरक्षाएं दूर नहीं हुईं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिलने के बाद उनकी आलोचनाएं और तीव्र हो गईं। एक महिला होकर, और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री होकर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले अपनी ही पार्टी के नेताओं पर, बाबाओं के भद्दे बयानों पर, महिला पहलवानों के यौन शोषण पर उनकी चुप्पी सबको अखर रही थी। कितने में अचानक मणिपुर से 77 दिन बाद 2 कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो वायरल हो गया। कभी कभी कोई घटना ट्रिगर का काम करती है। लंबे समय से महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों पर कोई जवाब न मिलने, कोई कार्यवाही न होने से तंग लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बेटी बचाओ एक नारा नहीं, चेतावनी साबित हुई है। बेटी बचा के दिखाओ हमारे नेताओं से। उत्तराखंड में एक लड़की अंकिता का शव मिला तो भाजपा के नेता के बेटे का नाम सामने आया, कोई जांच नहीं हुई। इसी तरह तमाम मामले और आए जिनमें या तो भाजपा के किसी विधायक के शामिल होने की सूचना आती रही और या फिर भाजपा विधायक के बेटे के उसमें शामिल होने की बातें होती रहीं, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, मोदी जी या शाह कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों में से किसी ने नहीं कहा। महिला पहलवान धरने पर बैठी बोलती रहीं कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमें तो बस न्याय चाहिए। वे इंतज़ार करती रही कि शायद स्मृति ईरानी आएंगी और उनसे पूछेंगी कि क्या चाहती हो, और वे उनका धरना ख़त्म कराएंगी। मेडल लाने वाली बेटियों की आप बीती पर पूरी सरकार ने चुप्पी साध ली और सवाल पूछ कर बेहाल जनता मणिपुर के वीडियो से ट्रिगर हो गई। 77 दिन से एक राज्य जल रहा था हिंसा की आग में। मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे थे। केंद्र सरकार वहां इंटरनेट बंद करके सो गई थी। कोई खबर बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन इतनी सावधानी के बावजूद एक वीडियो सामने आ गया और फिर से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मुखिया स्मृति ईरानी के नाम की पुकार चारों ओर होने लगी। सामने आकर वो सफाई दें, सब ये मांग करने लगे, या कम से कम दुख ही प्रकट करें। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जिसके पास मणिपुर से अर्जियां पहुंची थीं इन 77 दिनों में, उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया कि उनसे बार बार ये रिक्वेस्ट मणिपुर से पहुंच रही थी कि वहां स्थितियां खराब हैं महिलाओं के लिए। वह भी सवालों के घेरे में आ गया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबसे सवाल पूछा जनता ने। विपक्ष ने मानसून सत्र की शुरुआत होते ही इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का फैसला किया, लेकिन अफसोस जब स्मृति ईरानी जी ने चर्चा करने की बजाय फिर से चिल्लाना चुना, वही गुस्सा लेकिन और ज़्यादा फोर्स के साथ, अग्रेशन, अहंकार, ज़ीरो जवाबदेही और बिना बात राहुल गांधी को जिम्मेदार बताना। राहुल गांधी को चुनाव में हराना स्मृति ईरानी जी के अस्तित्व का आधार बन गया मानो। उस जीत से उन्हें आत्म महत्व हासिल होता है, ऐसा प्रतीत होता है। उनकी सेल्फ एस्टीम मानो सिर्फ एक व्यक्ति को नीचा दिखाने से ही बनी रहती है। उन्हें विपक्ष को सरकार की नाकामयाबी का जवाब देना था, अपने मंत्रालय और अपने पद की अयोग्यता का जवाब देना था। बदले में उन्होंने सिर्फ व्हाटअबाउटरी की और मणिपुर हिंसा के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बता दिया। राहुल गांधी को संसद से बाहर करने पर भी वे उन्हें मन से बाहर नहीं कर पाए हैं। मोदी जी भी नेहरू को जिम्मेदार बता देंगे और इस तरह सरकार का कर्तव्य पूरा हो जाएगा। सवाल पूछने वाले विपक्ष को हमेशा कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, देश का शत्रु दिखाया जाता है। उस समय सरकार भूल जाती है कि विपक्ष भी जनता ने ही चुना है। हर प्रतिनिधि जो सरकार से सवाल कर रहा है उस जनता का काम पूरा कर रहा है जिसने वोट देकर उसे सरकार से अपने हक में सवाल पूछने के लिए भेजा है, सरकार को निरंकुश होने से रोकने के लिए भेजा है, लोकतंत्र के चेक्स एंड बैलेंसेस को बनाए रखने के लिए भेजा है। लेकिन सवाल पूछना तो गुनाह है। मणिपुर पर सोशल मीडिया पर सवालों का तूफान आ गया। इसे कैसे हैंडल किया जाए किसी को नहीं समझ में आ रहा था। देश में शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है, वे दृश्य से गायब हैं।
प्रधानमंत्री जी किसी और ही जगह दृष्टिगत हो रहे हैं, संसद में नहीं। सवालों में मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह घिरे हैं और स्मृति ईरानी को सामने किया गया है। मुख्यमंत्री जी को डील करना समझ नहीं आया, लेकिन स्मृति ईरानी जी के पास अपना मंजा हुआ मंत्र था। स्मृति जी की पूरी यात्रा में अग्रेशन, गुस्सा, अहंकार, असुरक्षा की भावना, ईर्ष्या बार बार देखने को मिलते हैं। मुझे अक्सर हैरानी होती है ये देखकर कि वो कभी सामान्य मनोस्थिति में दिखाई क्यों नहीं देती। इतना गुस्सा क्यों आता है उन्हें? उनका कल का अग्रेशन देखकर तो लगता है कि बच्चों को ये वीडियो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। क्या वैल्यूज जाएंगे उनमें? गुस्सा करने का भी एक तरीका होता है। महुआ मोइत्रा जी को देख लीजिए, कितना क्रिएटिव तरीके से अपना भाषण तैयार करती हैं और गुस्सा भी क्रिएटिव हो जाता है, डेमोक्रेटिक हो जाता है। आखिर संसद में बात रखने का कुछ तो सलीका होना चाहिए ना। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रही थी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति में आत्म महत्व की भावना बढ़ जाती है। इसका कारण अज्ञात है, लेकिन इसमें आनुवंशिक और पर्यावरणीय या कहिए जैसा आपका माहौल है, ये दो कारण हो सकते हैं। ऐसा आत्मकामी व्यक्तित्व विकार आत्मतौर पे तो पुरुषों में ही देखने को पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये कुछ स्त्रियों में भी मिलता है। इसके लक्षणों में प्रशंसा की अत्यधिक आवश्यकता, दूसरों की भावनाओं की उपेक्षा करना, किसी भी आलोचना को संभालने में असमर्थता और एंटाइटलमेंट की एक भयंकर भावना शामिल है। प्रशंसा की अत्यधिक आवश्यकता और सहानुभूति की कमी, इसमें एक व्यवहार पैटर्न होता है। इस विकार का निदान किसी पेशेवर द्वारा ही करवाया जाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इस डिसऑर्डर में अक्सर मोस्ट अग्रेसिव और चैलेंजिंग पेशेंट्स सामने आ सकते हैं। इस डिसऑर्डर के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण ऐसे हैं। आत्म महत्व की एक भव्य भावना, जैसे उदाहरण के लिए उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, वास्तव में उपलब्धियों को पूरा किए बिना ही श्रेष्ठ के रूप में पहचाने जाने की उम्मीद करना। ऐसा व्यक्ति सफलता, शक्ति, प्रतिभा, सौंदर्य या पूर्ण प्रेम की कल्पनाओं में व्यस्त रहता है। ऐसा व्यक्ति मानता है कि वह विशेष है और उसे केवल अन्य विशेष लोगों द्वारा ही समझा जा सकता है। आम लोग उसे नहीं समझ सकते, इसलिए उसे उन विशेष लोगों के साथ ही जुड़ना चाहिए। उसे अत्यधिक प्रशंसा की आवश्यकता पड़ती है। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत अधिक होता है उसमें, जैसे सब कुछ उसके अनुकूल होना चाहिए, उसकी अपेक्षाओं की अनुपालना की जानी चाहिए। उसका ये व्यवहार शोषणकारी होता है और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का फायदा उठाता है। ऐसे व्यक्तियों में सहानुभूति की कमी होती है और वे दूसरों की ज़रूरतों को पहचानने को तैयार ही नहीं होते। ऐसा व्यक्ति अक्सर दूसरों से ईर्ष्या करता है या मानता है कि दूसरे उससे ईर्ष्या करते हैं। ऐसा व्यक्ति अहंकारी, घृणित व्यवहार और दृष्टिकोण को बार बार दर्शाता है। यह डिसऑर्डर गंभीर है और इसे गंभीरता से ही लेना चाहिए। समुचित इलाज की ज़रूरत है ऐसे व्यक्ति को। यह सब तो मुझे यूं ही बीच में याद आ गया गुस्से पर बात करते करते। जो भी पढ़ा लिखा था आप सबसे मैंने साझा कर दिया। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे या शायद कोई देखा होगा, तो उनकी मदद कीजिएगा, उनके प्रति संवेदनशील बनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि वे इसका किसी पेशेवर व्यक्ति से इलाज करवाएं। हमारे यहाँ वैसे भी मनोवैज्ञानिक समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। देह का रोग तो रोग है, लेकिन मन का रोग रोग नहीं है। उसे समझने की सलाहियत अभी हमारे समाज में नहीं आई। ये मजाक की बात नहीं है, मैं पूरी गंभीरता से कह रही। खैर, स्मृति ईरानी जी पे वापस आते हैं। ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, 47 साल की हैं। हमारे यहाँ साहित्य में इस उम्र के व्यक्ति को युवा लेखक, युवा कवि, युवा आलोचक कहा जाता है। स्मृति ईरानी जी पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बेहद महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का एहसास होना एक अलग चीज़ है, पावर होना एक अलग चीज़ है। इन 47 सालों की यात्रा में उनके बारे में जितनी भी बातें पब्लिक डोमेन में हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए 3 चीज़ें दिखाई देती हैं: असुरक्षा, ईर्ष्या की भावना, आत्मसंशय। शादी को लेकर ईरानी जी पर कई अटैक किए जाते हैं। अपने पद के अधीन किए गए जो फैसले हैं किसी व्यक्ति के, उनकी नाकामी पे तो बात की जा सकती है, की जानी चाहिए, लेकिन उनकी वजह से
किसी के निजी जीवन पर छींटाकशी करना बेहद गलत है। लेकिन ऐसा होता रहा और स्मृति ईरानी जी को उनका सामना बार बार करना पड़ा। और ये पार्टी के भीतर भी बहुत ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि मर्दाना राजनीति में स्त्रियों का महत्व के पदों पर आना हमेशा गलत तरीके से देखा जाता है। किसी भी महिला के लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक बेहद रपटीली डगर होती है। उसमें तमाम आक्षेप, भीतर से भी, अपने ही लोगों से भी। ऐसे में ये भाव आ जाना कि लोग मुझसे वो सब छीनना चाहते हैं जो मैंने पाया है, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि मैं डिज़र्व करती हूँ, ये भाव समझा जा सकता है। सवाल पूछने पर वो अग्रेशन से भर जाती हैं, शायद इसलिए कि उन्हें लगता है कि हर जगह उन्हें ही गलत बताकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और उनके सेल्फ एस्टीम को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। वे पहले से ही अटैकिंग मोड में आ जाती हैं। उनकी आत्म छवि और दुनिया की नज़र में जो उनकी छवि है, उसमें एक विरोधाभास है, वह उन्हें कटु बनाता है। एक तरह से वे पद ग्रहण करने के बाद भी शायद खुद ही एहसास कमतरी से जूझ रही हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई और डिग्री को लेकर आलोचनाएं कभी नहीं रुकी। भले ही येल से उन्हें डिग्री मिल जाए, लेकिन सच में उन्हें भी पता है कि उनकी असलियत क्या है। दिक्कत ये है कि उनकी ये तमाम समस्याएं उनके जीवन की समस्याएं नहीं रहकर पूरे देश को प्रभावित करने लगी हैं। जिस समय उनकी आंख में आंसू आना चाहिए था निर्वस्त्र कुकी महिलाओं को देखकर, उनकी पीड़ा को देखकर, वहाँ की तमाम जो स्त्रियां हैं उनके हालात देखकर, ऐसे में वे राजस्थान छत्तीसगढ़ की बात करने लगी। जिस समय उन्हें बीरेन सिंह से सवाल पूछना चाहिए था कि वहाँ ये सब क्यों हो रहा है मणिपुर में, वे राहुल गांधी से सवाल पूछने लगी। जिस समय उन्हें ब्रजभूषण शरण सिंह को आड़े हाथों लेना चाहिए था, वे चुप्पी की चादर ओढ़कर सो गई। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अपनी अंतरात्मा को जवाब देना ऐसे में एक व्यक्ति के लिए कितना कठिन होता होगा। महसूस तो उन्हें भी होता होगा, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि वे मुट्ठियाँ ताने सिर्फ विपक्ष पर चिल्ला सकती हैं। ये हताशा की चिल्लाहट है, ये असुरक्षा की चिल्लाहट है, ये खुद से हारे हुए मनुष्य की चिल्लाहट है, ये आत्म महत्व की लालसा से छटपटाते मनुष्य की चिल्लाहट है। ये चिल्लाहट है असफलता की, अयोग्यता की। ये चिल्लाहट लोकतंत्र के रुदन को दबा देने वाली चिल्लाहट है। कुछ लोगों ने लिखा कि ऐसे में खुद को पिक्चर में लाने के लिए स्वाति मालीवाल मणिपुर चल दी। क्या गलत है इसमें? क्यों नहीं जाना चाहिए? और राज्यों से भी महिला आयोग की मुखिया मणिपुर क्यों नहीं चल पड़ी? सिर्फ इतना तो स्मृति ईरानी भी कर सकती थी। एक बार चली जाती और मिल आती शरणार्थी शिविर में महिलाओं से। क्या भय है? कौन रोकता है? ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण काम छूटता है उनका कि एक दिन के लिए वो मणिपुर नहीं जा सकी? एक बार मिल आती और सदन में सवालों के जवाब में कहती कि हम हर संभव कोशिश करेंगे, हम कर रहे हैं कोशिश मणिपुर में सब कुछ शांत करने की। लेकिन राहुल गांधी ने जहां पांव धरा हो, मणिपुर गए थे राहुल गांधी, वहां जाने में शायद वही आत्म महत्व की भावना टूटती है जिसका आधार राहुल गांधी का व्यक्तित्व है। सबसे खराब तो यह है कि राहुल गांधी को शत्रु मानकर ईरानी जी ने अपनी पॉलिटिक्स को निजी महत्व का खेल बना दिया है। वो भूल गई है कि राहुल गांधी के आगे भी देश है, इस देश की जनता है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। नाम ही जपना है तो इंडिया की जनता का जपें। इतिहास उन्हें, उनके आत्म महत्व को, उनकी कामना और लालसा को सर आंखों पर लेगा तब। एक लीडर वो होता है जो निजी दुख को सार्वजनिक दुखों को दूर करने में डुबो दे। एक लीडर वो होता है जो सार्वजनिक दुख को अपना दुख बना ले। एक लीडर वह होता है जो अपने अहंकार को करुणा से रिप्लेस कर सके। उम्मीद है स्मृति ईरानी जी सच्ची लीडर बन पाएंगी, समझ पाएंगी कि उनके दुख के आगे इस जनता के तमाम बड़े दुख हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि करुणा के साथ उन तमाम लोगों के दुखों को आवाज़ दें, उनके दुखों को दूर करने की कोशिश करें, एक सच्चे नेतृत्व को सामने लेकर आएं। तो देखते रहिए TCH पर मेरा शो फेमिनिज्म वाला F, और मुझे अवगत कराते रहिए अपने विचारों से टिप्पणियों में। सवाल पूछते रहिए,
ताकि हम आगे के एपिसोड्स में आपके सवाल, आपके कंसर्न, आपके प्रश्नों को शामिल कर सकें।